कि जब 14 तारीख को ईवीएम खुलेगा तब तो उसमें से जिन निकलेगा। चिराग पासवान को आपने कभी नहीं सुना होगा किसी समाज के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोले हों, लेकिन जीतन राम मांझी अपने समाज के लिए, जबकि 2% उनका वोट है, फिर भी अपने समाज के लिए बहुत कुछ कहते हैं। करते कितना अपने समाज के लिए हैं ये अभी भी सवाल अलग है, लेकिन आवाज उठाते हैं तो किसी समाज को कब कटघरे में खड़ा कर देना, किस समाज के बारे में बुरा भला कर देना, ऐसा भी कहते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन सीटों की, उन सुरक्षित सीटों की जिन पे इनकी जीत तो पक्की है। पहले चरण में जहां 121 सीट पे चुनाव हुए, वहां 19 सीटें ऐसी थी जो सुरक्षित थी, यानी कि ये सीटें तो सुरक्षित हैं और जीत भी इनकी पक्की है। वहीं दूसरी है 122 टोटल अगर बात करें तो अभी जो है 122 सीटों में अभी जो है शेष 21 सीटों पे और मतदान होने हैं, यानी ये भी निकल के आया कि इन 21 सीटों पे इनकी जीत पक्की हो। तो अब ये देखना है कि इन सीटों पे जो वोट के प्रतिशत बढ़े हैं उसके क्या कारण रहे। हमारे साथ आज स्टूडियो में बाबा हैं, उनसे जानेंगे कि आज की स्पेशल स्टोरी में उनका मत क्या है, कि जो वोट के परसेंट इन सीटों पे भरे हैं उनके क्या मायने निकल करके आते हैं। बाबा विकास जी, आपने लेआउट में जो बातें कही हैं, 243 सीटों का ये विधानसभा, और जिसमें पहले राउंड में 121 सीटों के चुनाव हो गए हैं, और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि ऐसी 40 सीटें हैं जिन सीटों पे जीत पक्की है, और वो एक तरह समझिए कि उनकी झोली में चली गई है। ऐसा चर्चा लगातार हो रहा है। मैंने सुबह भी बात की थी, कल भी मैं बात कर रहा था कि इस बार चुनाव के बाद लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, इस बात के लिए लोग शोध नहीं कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कौन जीत कौन हार रहा है। लोग बात इसकी कर रहे हैं कि वोट का प्रतिशत बढ़ा तो क्यों बढ़ा, इसके बढ़ने के मायने क्या हैं। निश्चित रूप से बिहार की जनता ने एक बार फिर से एक बड़ा ट्विस्ट किया है, और इस ट्विस्ट में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत इफेक्ट है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का इफेक्ट है, कहा यह जा रहा है कि हर घर को सरकारी नौकरी मिलेगी उसका इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि 243 में 203 सीटों को छोड़ करके 40 सीटों का रिजल्ट तो ऑलरेडी निकल चुका है, और इस समाज के अलावा, इस वर्ग के अलावा कोई नहीं जीत पाएगा। यानी कि सरकार बनाने के लिए जो आंकड़े चाहिए उसमें से ये 40 में से कितने लोग सरकार बनाने वाले खेमे में होते हैं? अधिकांश लोग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो पक्का है कि जैसा कि आपने बताया भी, पहले राउंड में 19 सीटें हैं। वोटिंग प्रतिशत अलग अलग जिलों में 18 जिला का हमने देखा, वोटिंग प्रतिशत सब में बढ़ा है, कोई ज्यादा कोई कम। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस समाज के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो बदलाव के लिए वोट करता है, वो अपने अधिकार के लिए वोट करता है, उसे अपने आरक्षण को लेकर के चिंता होती है, इसके लिए वोट करता है, बार बार उसको टारगेट किया जाता है, और उसके नेता उसे बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस बार तुमको हम बहुत बेहतर बनाएंगे। अंतिम पायदान पर आप जाइएगा, गांव के किसी भी किनारे पर, किसी भी गांव में आप चले जाइए तो गांव के अंतिम पायदान पर आपको कुछ झोपड़ियां मिल जाएंगी, या फिर सरकार की बनाई हुई ऐसी बस्ती मिलेगी जिस बस्ती में गंदगी का अंबार होगा, और वो 90% ऐसा है कि दलित समाज के लोग होते हैं। इस समाज के वोट पर तो सबने अधिकार किया, लेकिन इस समाज के जीवन स्तर को किसी ने सुधारा। ये वो 40 सीटें हैं जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती है, और 243 सीटों में इनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इनका वर्ग 21% के आसपास है। और ये 21% वोटर अगर किसी को वोट करते हैं तो निश्चित रूप से वो सरकार बनाने के लिए ही वोट करते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है विकास के लिए। उनकी जरूरतें बहुत बड़ी, निश्चित रूप से उनकी उस चातक की तरह वो देखती हैं कि स्वाति के एक बूंद के लिए वो तरसती है, उस तरह से ये विकास के लिए तरसते हैं, और इनको लगता है कि सरकार जब बनेगी तो हमारे लिए काम करेगी। इन सभी में कुछ लोगों को निश्चित रूप से इस समाज को ऊपर उठाने का श्रेय मिला है, जिसमें रामविलास पासवान की भूमिका बहुत बड़ी रही है। दलित समाज के जितने भी नेता हुए हैं, चाहे वो मायावती की बात कर लें, काशीराम की बात कर लें, आधुनिक युग में कई नेता हुए हैं, लेकिन अपने समाज को लेकर के चलने वाले नेताओं की बहुत कमी है। दूसरी तरफ अपने समाज के लोगों को, ये 40 वो लोग हैं जो आपको नेता बनाते हैं। आज कहा जाए तो चिराग पासवान दलितों के नेता कहे जाते हैं, हालांकि सभी समाज के साथ उनका एक अलग तरह का अच्छा सामंजस्य है। हाँ।
जीतन राम मांझी की बात करें, चिराग पासवान को आपने कभी नहीं सुना होगा किसी समाज के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोले हों, लेकिन जीतन राम मांझी अपने समाज के लिए, जबकि 2% उनका वोट है, फिर भी अपने समाज के लिए बहुत कुछ कहते हैं। करते कितना अपने समाज के लिए हैं ये अभी भी सवाल अलग है, लेकिन आवाज उठाते हैं। तो किसी समाज को कब कटघरे में खड़ा कर देना, किस समाज के बारे में बुरा भला कर देना, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में जो हम जिस 19 सीटों की चर्चा करने वाले हैं, जिन 19 सीटों पर इस बार लोगों ने वोट किया है, तो वोट का प्रतिशत जबरदस्त उछाल के साथ बढ़ा है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहली सीट सिंहेश्वर स्थान की, जो 72 नंबर विधानसभा है, और इस 72 नंबर विधानसभा में पिछली बार चंद्रहास चौपाल आरजेडी के जीत करके आए थे। इस सीट पर इस बार भी चंद्रहास चौपाल हैं, प्रमोद कुमार राम हैं, और दूसरी तरफ से रमेश ऋषिदेव को मैदान में उतारा गया है, जो जनता दल यूनाइटेड से है। यहां पिछली बार 61.52% वोट हुआ था, और इस बार यहां वोटों का प्रतिशत 8% बढ़ करके 69.46% वोट हुआ है। यानी ये 9% लोग किस लिए वोट किए हैं, ये सामान्य बात कही जा सकती है। उम्मीद, निश्चित रूप से एक नई उम्मीद के लिए वोट किया है, और विकास के नाम पर इन्होंने वोट किया है, ये इसमें कोई दोहरा नहीं है। क्योंकि पिछले जब वोट का प्रतिशत बनता है, तो एक तरफ जहां सरकार बदलने की बात करते हैं, वहीं विधायक बदलने की भी बात होती है। इस सिंहेश्वर स्थान के लोगों को ये अंदाजा है, उम्मीद है कि अगर हमारे नेता, जिसको हम जिता करके भेजेंगे, वो जीत करके जाता है, तो मंत्री बनेगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इसके अलावा दूसरा है सोनबरसा। रत्नेश सदा यहां से जीत करके आए, मंत्री बने हैं, लेकिन जिस तरीके का काम उनको अपने क्षेत्र में करना चाहिए था, बबूल के नीचे इनको आम मिला था। आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने जब छोड़ा था एनडीए गठबंधन, और वो महागठबंधन की तरफ स्विच, या जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तब उन्होंने छोड़ा था महागठबंधन और एनडीए की तरफ स्विच किए थे, और नीतीश कुमार और उनमें काफी तल्खियां हुई थी। सदन में भी देखा गया था, और सदन के बाहर भी ये कहा था जीतन राम मांझी ने कि हमारी पार्टी का विलय कराना चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने मंत्री पद भी त्यागा। और उसी समय रत्नेश सदा को उसी समाज से आते हैं, मांझी समाज से, उनको मौका मिला था। यहाँ की लड़ाई बहुत कड़ी हो गई, और सरिता देवी को यहाँ कांग्रेस से है, और रत्नेश सदा जनता दल यूनाइटेड से है। देखना यह होगा कि रत्नेश सदा ने जो लोगों से उनके विरोध कर रहे थे, उन लोगों से वादा किया है कि इस बार वो क्षेत्र का विकास करेंगे। तो ये जो बढ़ा हुआ 14% का वोट है, वो किसके लिए है, ये बड़ा आसानी से दर्शक समझ सकते हैं कि 14% वोट क्या नीतीश कुमार का वोट है, या फिर रत्नेश सदा ने जो उनको हुड आउट किया गया उसका वोट है। यानी ये फिक्स है कि एक सीट यहां से इस समाज के लोग जीत करके आ रहे हैं, चाहे जीते किसी भी खेमे का। कुशेश्वर स्थान, यहाँ शशि भूषण हजारी जीत करके आए थे, और यहाँ आलोक कुमार को दिया गया था, लेकिन इस बार टिकट काट करके अतिरेक कुमार को यहाँ टिकट दिया गया है। गणेश भारती वीआईपी के हैं, उनसे उनका मुकाबला है, और शत्रुघ्न पासवान जनसुराज से यहाँ मैदान में है। यहाँ भी 54% पिछली बार वोट हुआ था, और इस बार वोट का प्रतिशत बढ़ करके यहाँ काफी आगे आया है, और 60% से ज्यादा वोट यहाँ हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर बात करें हम बोचहा की, तो ये काफी चर्चित सीट रही है। इस सीट पर रमई राम लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। पिछली बार भी रमई राम की बेटी, रमई राम खुद लड़े थे, उसके बाद बेबी कुमारी को यहां से उतारा गया था। बीच में उपचुनाव हुए थे, क्योंकि मुसाफिर पासवान का इंतकाल हो गया था, और अमर पासवान उनके पुत्र हैं, वो वीआईपी से निकल करके आरजेडी की तरफ चले गए थे, और आरजेडी से वो चुनाव जीत करके आए थे। इस बार भी यहाँ पिछली बार जो है 65% के आसपास वोट हुआ था, इस बार 76% वोट हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं 10% से 11% के आसपास अंतर है। तो निश्चित रूप से जनता ने किस आधार पर वोट किया होगा, ये भी कहना बहुत ही आसान है, और जनता का रुझान समझ में आ रहा है। बात करें हम सकरा की, तो यहां से भी वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 63% वोट हुआ था 2020 में। इस बार वोटिंग प्रतिशत यहाँ 75.35 हुआ है, यानी यहाँ भी 12 से 13% की वृद्धि हुई है। ये भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये समाज जो है बदलाव के लिए जो है वोट कर रहा है, और वोट कर रहा है। सिंपल सी बात आप समझिए कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, उस वोट प्रतिशत में अगर ओवरऑल वोट प्रतिशत की बात करें हम, तो 8% के आसपास वोट बढ़ा है। लेकिन यहाँ कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 16%, कहीं 9% वोट बढ़ने का मतलब होता है कि इस समाज के लोगों में निश्चित रूप से एक जागृति आई है। बात करें भोरे की, तो ये सबसे ज्यादा हॉट सीट हो गया, 16% यहाँ वोट का डिफरेंस है। जानते हैं क्यों? यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट किया है जनसुराज ने।
अच्छा। और वो जनसुराज का ट्विस्ट था कि प्रीति किन्नर को यहाँ से उतारा है। अच्छा, किन्नर समाज से आती हैं और उनको उतार करके इस चुनाव को और दिलचस्प बनाया है। यहाँ से नीतीश कुमार के मंत्री सुनील कुमार यहाँ से लड़ रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, विभिन्न विभागों को उन्होंने देखा भी है। जितेंद्र पासवान के साथ उनकी मुलाकात पहली बार हुई थी, इस बार उनकी मुलाकात जो है कई नेताओं से हो रही है जो उनको टक्कर दे रहे हैं। देखना होगा कि 16% का वोट किधर स्विच करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कहते हैं कि ये वोट हमारे लिए हो रहा है, तो जब जिन निकलेगा 14 तारीख को तो क्या तो ये पता चलेगा। तो जिन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात पक्का है, 19 सीटों में से एक सीट ये भी इसी समाज में से कोई जीत करके मतलब ये तो निश्चित है, ये पक्का है। इसके बाद बात करें दरौली की, यहाँ से सत्यदेव राम वर्सेस रामायण माझी का हुआ था, सीपीआईएमएल वर्सेस बीजेपी का। यहाँ पर इस बार विष्णुदेव पासवान और एलजेपी के बीच में टक्कर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भी वोटों का प्रतिशत 6% की वृद्धि के साथ दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जनता भी इस बार बदलाव की तरफ देख रही है। बात करें गरखा की, तो यहाँ से सुरेंद्र राम वर्सेस ज्ञानचंद माझी हुआ था। इस बार एलजेपी से सीमांत मृणाल को उतारा गया है, जो चिराग पासवान के परिवार से ही आते हैं, और सुरेंद्र राम से इनका टक्कर है। सुरेंद्र राम पिछली बार तेजस्वी यादव के बहुत करीबियों में से हुआ करते थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहां भी वोटों का प्रतिशत लगभग 5 से 6% बढ़ा है। तो क्या लोग सुरेंद्र राम से संतुष्ट हैं या फिर सीमांत मृणाल को इस बार मौका देंगे, इसको भी देखने लायक होगी। बात फिर हम करें राजा पाकड़ की। प्रतिमा दास जीत करके यहां से आई थी, महेंद्र राम जेडीयू के यहां से हार गए थे। इस बार फिर से महेंद्र राम तो मैदान में है, प्रतिमा कुमारी भी मैदान में है, लेकिन यहां पर एक नया ट्विस्ट जेएसपी पैदा करा जनसुराज पार्टी। यहां भी वोटिंग प्रतिशत लगभग 9% के आसपास वृद्धि हुई है। प्रतिमा दास को लेकर के कहा यह जा रहा था कि प्रतिमा कुमारी को लेकर के वहां के लोगों में नाराजगी है, तो यहाँ अब देखना होगा कि क्या परिवर्तन होता है। लेकिन वोटिंग पर ट्रेंड तो ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ विशेष जरूर हुआ है। वहीं बात करें पातेपुर की, लखेंद्र कुमार रोशन यहाँ से चुनाव जीत करके आए थे बीजेपी से। प्रेमा चौधरी उनके अगेंस्ट में इस बार आरजेडी से है, और श्रीचंद्र राम पिछली बार चुनाव लड़े थे, उनको इस बार ड्रॉप किया गया और प्रेमा चौधरी को दिया गया। दसाई चौधरी यहाँ से जनसुराज से हैं। यहाँ भी वोटों का प्रतिशत लगभग 11 से 12% वृद्धि दर्ज की गई है। निश्चित रूप से जहां जहां जनसुराज नजर आ रहा है वहां वहां वृद्धि ज्यादा दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आता है, कहीं ट्विस्ट हो रहा है, अंदर खिचड़ी कुछ तो बात है, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा जाता है कि वो यूं ही हवा में कोई बातें नहीं करते हैं। जब वो बात करते हैं तो उनके पास तर्क भी होता है और उसके प्रमाण भी उनके पास होते हैं। जब जब उन्होंने कोई भविष्यवाणी की है तो उस भविष्यवाणी का असर दिखाई दिया है। बात करें कल्याणपुर की, तो यहाँ से महेश्वर हजारी हैं, लंबे समय से जीते रहे हैं, एक बड़ी लेगेसी उनकी रही है उनके परिवार की राजनीति में। नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे हैं और आज भी वो आईपीआरडी मंत्री हैं। कहा जाता है कि सबसे मजबूत विभाग कोई होता तो आईपीआरडी होता है, क्योंकि सरकार के कामकाज का लेखा जोखा वहीं से दिया जाता है और वहीं मीडिया मैनेजमेंट भी होता है। तो इनके हाथ में बड़ी जिम्मेवारी है। इस बार उनके विरुद्ध पिछली बार रंजीत राम थे, इस बार भी यहां जनसुराज को खड़ा करके कहीं ना कहीं अंतर पैदा करने की कोशिश की है। और सबसे अधिक जो दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहां 15.7% वृद्धि दर्ज की गई है वोटों की, ये भी कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा, क्योंकि जनसुराज जहां जहां है वहां वोट का प्रतिशत बढ़ रहा है। तो आप समझिए कि यहाँ भी कोई खेल हो जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो आश्चर्य नहीं। निश्चित रूप से रोसड़ा की बात करें तो ये भी रिजर्व सीट है। यहाँ वीरेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र कुमार विकल थे, नागेंद्र कुमार विकल यहाँ से आईएनसी से लड़े थे। इस बार ब्रजकिशोर रवि यहाँ उतारे गए हैं और रोहित पासवान मैदान में जीएसपी से हैं। यहाँ भी वोटों का प्रतिशत जो है वो लगभग 10% के आसपास वृद्धि दिखाई दे रही है। यानी कि इस सीट पर भी आप कुछ भी कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है ना कि जीत तो इसी समाज की होगी ना, इसी समाज की। हाँ, ये तो तय है, SC समाज ही जीत करके आएगा, ये तो पक्का है। बाकी सीटों पे आप कह सकते हैं कि यादव जीतेगा, कि भूमिहार जीतेगा, कि राजपूत जीतेगा, कि ब्राह्मण जीतेगा, आप कह सकते हैं, लेकिन इस सीट पर दलित ही जीतेगा, ये पक्का है। बखरी की बात करें तो सूर्यकांत पासवान और रमाशंकर पासवान के बीच में पिछली मुलाकात हुई थी। यहाँ इस बार संजय कुमार पासवान एलजेपी से आए हैं। और बाकी जो है यहाँ भी एक सबसे बड़ी बात है कि संजय पासवान को ही उतारा गया है जनसुराज पार्टी से। यहाँ भी वोटों का जो स्विंग है वो 8% से ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी जहां जहां जनसुराज है वहां वोटों का प्रतिशत अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और बार बार प्रशांत किशोर की वो बात
कि जब 14 तारीख को ईवीएम खुलेगा खुलेगा तब उसमें से जिन निकलेगा। जिन निकलेगा। अलौली की बात करें तो रामवृक्ष सदा यहां से है। इस सीट पर काफी चर्चा हुई थी और इस सीट को लेकर के भी कहा जाता है कि चिराग पासवान चाहते थे कि यह सीट उनको मिले, लेकिन अंततः उनको नहीं मिली क्योंकि इस सीट पर बहुत सारा उठापटक हो रहा था। यहां से साधना देवी पिछली बार लड़ी थी, रामवृक्ष सदा जीते थे। इस बार भी रामचंद्र सदा और रामवृक्ष सदा के बीच में मुकाबला चल रहा है। यहां भी जनसुराज पार्टी आ गई है और यहां भी लगभग 9% के आसपास वोटों का स्विंग दिखाई दे रहा है। बार बार मैं कह रहा हूं विकास जी, और हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, प्रशांत किशोर के कई बयानों को हम लोगों ने कोट किया है, अभी के नहीं, पहले से हम लोग 3 साल से उनको जितने भी बयान थे उन बयानों को देख रहे थे कि मैं दलितों को उनका प्रतिशत दूंगा, यानी 40 में से इस बार 40 से ज्यादा उम्मीदवारों को उन्होंने दलित उतारा है। जनरल सीट पर भी दलित उम्मीदवार उतार करके उन्होंने हिम्मत का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिम्मत का काम। तो ऐसी स्थिति में यहां भी वृद्धि दर्ज की है। बात राजगीर की करें तो कौशल किशोर और रवि ज्योति में यहां पर मुलाकात हुई थी 2020 में। इस बार भी कौशल किशोर मैदान में है और यहां भी वृद्धि दर्ज की गई है। यहां भी 9% के आसपास वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस सीट पर भी कुछ लोगों ने विशेष जरूर सोचा है। बात हम करें फुलवारी शरीफ की तो यहां तो बड़ा ट्विस्ट जेडीयू ने किया है, अपने उम्मीदवार को यहां बदला है। गोपाल रविदास पिछली बार सीपीआईएम और अरुण माझी जेडीयू से जीत करके आए थे। इस बार श्याम रजक को एक बार फिर से वहां लाया गया है और प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद को जेएसपी ने उतारा है। इस बार का मुकाबला भी यहां खड़ा हो रहा है और 57% जो वोट हुए थे पिछली बार, इस बार 65% यानी कि 8% के आसपास यहां भी स्विंग हो रहा है। बात मसौढ़ी की करें तो यहां रेखा देवी लगातार यहां से मैदान में थी, नूतन पासवान यहां से जेडीयू से थी और अरुण माझी को इस बार यहां से उतारा गया है जेडीयू की तरफ से, और रेखा पासवान एक बार फिर से आरजेडी से आई हैं जो जीती हुई कैंडिडेट थी। यहां पर राजेश्वर माझी भी आए हैं और यहां भी 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। जनसुराज यहां भी अपना कमाल दिखा रहा है, भविष्यवाणी जो है सिद्ध करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल यहां भी वो खेल चल रहा है। बात अज्ञाओं की करें तो शिव प्रकाश रंजन यहां से उपचुनाव में जीत करके आए थे। प्रभुनाथ प्रसाद जेडीयू से थे। महेश पासवान को इस बार बीजेपी ने उतारा है और शिव प्रकाश रंजन यहां से मैदान में हैं। यानी सीधी तौर पे यहां भी देख रहे हैं कि यहां बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि उपचुनाव हुआ था, ताजा है, 1.5 साल ही इनको आजमाने का मौका मिला था। तो यहां का स्विंग जो है मात्र 4% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो यहां बहुत ज्यादा नहीं है और यहां जनसुराज के उम्मीदवार नजर नहीं आ रहे हैं। सीधी तौर पे देखें तो यह अंतिम जो 9वां सीट है राजपुर, यहां विश्वनाथ राम जीत करके आए थे। यहां पर संतोष निराला जेडीयू के पिछली बार हारे थे। संतोष निराला और विश्वनाथ राम के बीच में इस बार फिर से मुकाबला है, लेकिन धनंजय पासवान को उतार करके जनसुराज ने यहां भी एक बड़ा ट्विस्ट किया है और यहां भी वोटों का जो अंतर है बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, 5 से 6% का अंतर है। यानी कि सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि जिस 19 सीटों की हम चर्चा कर रहे थे, उन 19 सीटों में दलित समाज का जो 21% एससी और एसटी का वोट जो है, उस वोट को अगर मिला लिया जाए तो 40 सीटों में जीत तो उन्हीं की होनी है। लेकिन जिस तरह से पहले राउंड में 19 सीटों में इनका वोटिंग ट्रेंड और वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, वो साफ बता रहा है कि जिस रास्ते बाकी का वोटिंग ट्रेंड गया है उसी रास्ते ये भी निकल रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि निश्चित रूप से आपने देखा कि 19 सीटों में अधिकांश सीटों पे जनसुराज कहीं ना कहीं अंतर पैदा कर रहा है। ये अंतिम सीट जो राजपुर की थी, जिसमें बताया हमने कि धनंजय पासवान को उतार करके एक नया ट्विस्ट पैदा किया है। सिंपल सी बात है कि 3 मुद्दों पे, जैसा कि हमने पहले बताया, ये चुनाव पूरी तरह से अपना मुकाम हासिल करने जा रहा है। जिसमें पहली बात तो यह है कि यदि तेजस्वी यादव की बातों पर लोगों को भरोसा हुआ होगा, हर घर नौकरी, तो वोट प्रतिशत उसके कारण बढ़ा होगा। लेकिन ये टेक्निकली संभव नहीं लगता है, क्योंकि इसके पास न तो कोई मास्टर प्लान है और न ही इस पर कोई विशेष बात करने के लिए महागठबंधन का एक भी नेता तैयार था। और हम लोगों ने भी बहुत एपिसोड के बहुत चर्चा कर दी कि ये पूरे अंत तक का जो है इलॉजिकल लगता है। तो हम लोगों दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार, उनके 20 साल के विकास की बात कर लीजिए, या फिर नीतीश कुमार ने जो आगे का विजन दिया है। नीतीश कुमार ने करके बहुत सारी चीजों को दिखलाया है। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देकर के ये साबित किया है कि उनके पास विजन भी है और वो कर भी सकते हैं। 1 करोड़ लोगों को आने वाले 5 साल तक के लिए उन्होंने कहा है कि नौकरी रोजगार देंगे। इसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का काम भी किया है, जिसकी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं। उन्होंने 1 रुपए में जमीन देने की बात
1000 से अधिक लोगों को यदि आप नौकरी और रोजगार दे सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो आपको 1 रुपए में जमीन दी जाएगी, सारे फॉर्मेलिटीज आपको सिंगल विंडो में करके दिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से इन्वेस्टर उसके प्रति आकृष्ट होंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार का सुशासन और सुरक्षा, ये भी लोगों को पता है। और छिटपुट घटनाएं तो होती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम आपको नहीं देखने को मिलेगा, जिस पर हम लोगों ने कई एपिसोड करके बताया भी है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और अब जो है छिटपुट घटनाएं होती हैं जिस पर एक्शन रिएक्शन भी होता है। तो वो बातें हैं। फिर उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि एक तो ये हो गया, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को लोग पसंद भी कर रहे हैं और दोनों मिल करके, चूंकि डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, तो केंद्र भी हर तरह से बिहार को मदद करने के लिए तैयार है और विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है। इसके लिए पूरा मास्टर प्लान बना हुआ है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या जिस तरह से 2020 में एक बड़ा स्टेक, बड़ी हिस्सेदारी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने ले लिया था, जिसके चलते मुश्किल में पड़ गया था एनडीए गठबंधन, तो क्या उस तरह का कुछ काम प्रशांत किशोर ने भी किया है? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की बातों में असर दिखाई दे रहा है। जहां जहां उनका इन्फ्लुएंस है, यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, वहां वहां वोट प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ा है। तो एक बात यह भी कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी किया है, या जितना 3.5 सालों में उन्होंने लोगों को से बातचीत किया है, लोगों के बीच गए हैं, तो उसका भी एक हो सकता है असर देखने को मिलेगा। और प्रवासी लोगों के बारे में भी उनका दावा है कि ऐसा कुछ है। महिलाओं को उन्होंने जागृत किया है, क्योंकि घर में तो महिलाएं ही हैं, और वो जब मूव कर रहे थे तो महिलाएं उनके भीड़ में क्या हिस्सा होती थी, तो महिलाओं में भी एक जागरूकता जरूर जागी है कि उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, उनके भविष्य के लिए वोट कीजिए, विकास के लिए वोट कीजिए, शिक्षा के लिए वोट कीजिए, रोजगार के लिए वोट कीजिए। तो ये कारण ये भी हो सकता है। इन 3 कारणों में से निश्चित रूप से यही कारण होंगे जो 14 तारीख को आप देखिएगा तो रिजल्ट में परिणत होंगे, और वोट बढ़ने के कारण भी है। हालांकि 122 सीटों पे जो दूसरे चरण में है, मुझे उम्मीद है कि वहां भी वोटिंग प्रतिशत कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। तो अभी हम लोग बाबा से चर्चा कर रहे थे, जो वो सुरक्षित सीट, उनका हम लोग लेखा जोखा देख रहे थे कि उन सीटों पे जो लगातार वोटिंग के ट्रेंड या वोटिंग के जो परसेंट बढ़े हैं, उसके क्या कारण रहे और क्या कारण हो सकते थे। एक तो बात यह हो सकती है कि जो राजनीतिक जागरूकता उनके बीच में आई है इन सुरक्षित सीटों में, जो दलित समाज की हम बात कर रहे हैं, इन समुदाय की बात कर रहे हैं, जो कभी दबे कुचले समझे जाते थे, लेकिन आज अब ऐसा नहीं है, काफी आगे आ चुके हैं कि सीटें सुरक्षित है, वोट के परसेंट लगातार बढ़ रहे हैं। तो इनसे अब ये होता है कि ये लोकतंत्र की आवाज और आधार बनने को तैयार हो गए। चिराग पासवान, संतोष मांझी जैसे मजबूत नेता आपको नजर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बूस्टर डोज तो मिल ही रहा है। आपके चिराग पासवान स्टार हैं, किसी भी खेमे में रहें, कहीं भी खड़े हो जाए तो वहां भीड़ लंबी कतार लग जाती है, और जाति बंधन से भी आगे हैं। तो निश्चित रूप से एक दलित समाज से उठ करके कोई नेता अगर हर समाज का नेता बन जाता है, तो निश्चित रूप से आपको उस पर बूस्टअप होता है, उनको कहीं ना कहीं से जो है बल मिल रहा है। और यही वजह है कि जो है लगातार जो वोट का परसेंट है ये बढ़ रहा है। एक तो राजनीतिक जागरूकता, अपने समाज को लाने की तत्परता है, ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो सके। और मुझे लगता है इन सब के बीच में जो वोट का परसेंट बढ़ने का एक और कारण ये हो सकता है, जो ये नॉन SC ST सीट्स होते हैं, यहाँ पे जो नॉन SC जो वोटर्स होते हैं, उन पे कोई तरह से दबाव बनाने वाला नहीं है कि वो वोट डालने जाए या ना जाए, बल्कि वो स्वेच्छा से वोट करते हैं। तो ये पूरा जो हम लोग देख रहे थे, ये सुरक्षित सीटों का जो पूरा ताना बाना लेखा जोखा हम लोग देख रहे थे, ये कैसे इन सीटों पे जो वोट परसेंट बढ़ा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या कारण थे। आगे के में हम लोग और चर्चा करते रहेंगे। भारत लाइव से जुड़े रहने के लिए और तमाम इस तरह के अपडेट जानने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।